बुनियादी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है हमें पावर चाहिए, गद्दी चाहिए हमको मिर्जापुर की। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री। जी हां, महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, और ये है चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल साइंस में से ये है लेक्चर नंबर 1। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने अलग अलग चैप्टर्स को कवर किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइएगा ताकि आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएं और वहां से आप आपकी पढ़ाई जो है वो जारी रख सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में, क्या रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज का और क्यों डेमोक्रेसी में बुनियाद से बहुत ज्यादा अहमियत होती है पॉलिटिकल पार्टीज की। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप बने रहिए इस चैनल पर अंत तक इसी वीडियो में ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकें। और नोट्स के लिए दोस्तों जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल के साथ जो है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। वहां पर हम रेगुलर नोट्स वगैरह डालते रहते हैं। और अपडेट्स के लिए दोस्तों आप जुड़ जाइए हमारे ऐप के साथ जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, नाम है स्काई एजुकेशन। तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए। तो दोस्तों, जब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तो याद रखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा अहम रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। जब हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ज्यादातर बातें पॉलिटिकल पार्टीज की तो होती हैं, उन्हीं के नेताओं की तो होती हैं। तो इसीलिए याद रखिए पॉलिटिकल पार्टीज एक लिंक हैं जो कनेक्ट करती हैं डेमोक्रेसी को, इस संविधान को, इस इलेक्शन की प्रक्रिया को, रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल पॉलिटिकल पार्टीज का आजकल हो चुका है। और इसीलिए आजकल हम देखते हैं जब हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से कंपीट करती हैं पावर में आने के लिए। और इन्हीं के जो कैंडिडेट्स होते हैं, इन्हीं के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हमारे पास वोट मांगने भी आते हैं और हमारा नेतृत्व करने के लिए जो है आपस में कंपीट करते हैं। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज जो है डेमोक्रेसी का अटूट अंग बन चुकी हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज ही एक कनेक्शन है जो लोगों की आवाज सरकार तक और सरकार के काम लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। इन दिस चैप्टर my dear students, we studied about the constitution in the previous chapter. In this chapter we will study about political parties, that is a link that connects common people, democracy, representation and election। मतलब इन सभी बड़े शब्दों को जोड़ने का काम पॉलिटिकल पार्टीज करती है। whatever we read or hear about politics is related to political parties only. Political parties exist in all democratic system, यानी सभी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत अहम है, बहुत ही जरूरी हो जाता है। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज कंपीट विद ईच अदर ओनली इन अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है जहां पर दोस्तों संवैधानिक तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक दूसरे से कंपीट करती हैं। वरना ऑटोक्रेसी में, राजाशाही के अंदर तो एक राजा जो तुगलकी फरमान जारी करेगा बस उसी के हिसाब से सब कुछ होता रहेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जहां पर होती हैं, जहां डेमोक्रेसी होती है, वहां पर ऐसा नहीं होता है। वहां पर लोगों की आवाज सुनी जाती है, वहां रिप्रेजेंटेशन मिलता है लोगों को और उसी से देश चलता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो दोस्तों, जब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पॉलिटिकल पार्टीज के जानना जरूरी है। हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर कुल मिलाकर के 5 पॉइंट का आंसर है, फीचर्स और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आंसर 5 पॉइंट्स का हमारा शॉर्ट कोड है हैव पावर, हैव पावर, हैव पावर। जी हां दोस्तों, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर चाहती है। वो चाहती है कि वो सत्ता स्थापित करे, वो चाहती है कि वो गवर्नमेंट बनाए, वो चाहती है कि वो देश का नेतृत्व करे। और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, आपने तो देखा ही है, आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि किस तरह से हमें वू करने की कोशिश की जाती है, हमें बनाने की कोशिश की जाती है, हमें बताने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से वो हमारा विकास करेंगे, हमारे लिए ये कर देंगे, हमारे लिए वो कर देंगे, ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा। ये सारे वादे जो हमें करते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज, वो क्यों करते हैं? बिकॉज दे वांट टू हैव पावर। यही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से चलिए समझने की कोशिश करते हैं। टू हैव अ पार्टी एजेंडा, इसके अलावा टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। फीचर्स हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहला टू हैव अ पार्टी एजेंडा, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है। इसके अलावा एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल, साथ ही साथ एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट, सरकार बनाना उसका मकसद होता है, उसका फीचर होता है। साथ ही साथ टू बी इन पावर, पावर में आना हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है, उसकी बनने की जो वजह होती है वही तो पावर हासिल करना होता है। साथ ही साथ टू परस्यू एन आइडियोलॉजी, एक विचारधारा, एक सोच हर पॉलिटिकल पार्टी की होती है।
और हर एक की विचारधारा आइडियोलॉजी जो है समय के साथ चेंज नहीं होती है, ये हमेशा एक फिक्स्ड आइडियोलॉजी पर चलते हैं। लेकिन आजकल के इस मॉडर्न डे दौर में जो है दोस्तों, हर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी सिमिलर सी साउंड करती है। हर कोई कहता है कि हम विकास कर देंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे। तो ये आजकल आइडियोलॉजी जो है वो सिमिलर साउंड करने लगी है, लेकिन इनकी विचारधारा जो है, इनके एजेंडाज जो हैं, ये हमेशा डिफर करते हैं इनकी सोच के ऊपर, और इनका जो डायरेक्शन ऑफ और वी कैन से पाथवे जो है काम करने का, उसी पे इनकी आइडियोलॉजी डिपेंड करती है। तो आज के इस वीडियो में हम ये 5 पॉइंट्स अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैव पावर। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहां पे बताना चाहता हूं वो ये कि बैकग्राउंड जो होता है हमारे स्कूल्स में, हमारे सराउंडिंग्स में, वो अक्सर हम देखते हैं दोस्तों कि ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस बनते रहते हैं। कहीं ना कहीं आप भी आपके स्कूल में अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना लेते हैं, आपकी सेम आइडियोलॉजी होती है, आपकी सेम विचार होते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, आप जिनको पसंद करते हैं, ऐसों का एक ग्रुप आप बना लेते हैं ना। पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसा ही एक ग्रुप है जहां पर सिमिलर विचारधारा के लोग, सिमिलर सोच वाले लोग जो हैं वो एक साथ आ जाते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू मे हैव रेड अबाउट द वेरियस मूवमेंट्स एंड देयर वर्क। कई हमने आंदोलन देखे, कई आंदोलनों के जरिए बनते हुए पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप्स को देखा है। हमने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा था दोस्तों। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था करप्शन के खिलाफ, जन लोकपाल के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, और इस आंदोलन के बाद एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। और हमने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के अंदर अपना शासन जमाती है, और किस तरह से उस पार्टी का चीफ मिनिस्टर भी वहां पर है। तो ये इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है बनती हैं, ये आंदोलन से बनती हैं, ये विचारधारा से बनती हैं, ये सिमिलर काइंड ऑफ पीपल के साथ मिलकर बनती है। यस, पॉलिटिकल पार्टीज आर आल्सो अ काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी। हमारे यहां पर हमने कई समाज के ग्रुप्स भी देखे हैं, लेकिन उनमें और पॉलिटिकल पार्टीज में फर्क तो है। समाज का ग्रुप उस समाज के लिए काम करता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सभी के लिए काम करने के लिए आगे आती है। द डिफरेंस इज इन द गोल्स एंड स्टाइल ऑफ वर्किंग इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। ऑन दिस बैकग्राउंड माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट व्हेन पीपल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग पॉलिटिकल पावर and participate in electoral process, such organization are called as political parties। यानी एक समाज का जो ग्रुप होता है, जैसे जैन समाज का एक ग्रुप है, या हम कह सकते हैं एक अलग से ग्रुप है साउथ इंडियंस का, या एक उत्तर प्रदेश के लोगों का एक ग्रुप है। तो ऐसे सामाजिक ग्रुप तो कई हो सकते हैं, लेकिन हर सामाजिक ग्रुप एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है दोस्तों। ये अंतर आपको समझना होगा। पॉलिटिकल पार्टी वो है जो इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेने को तैयार है, जो इलेक्शंस में खड़े होने को तैयार है, जो लोगों के लिए काम करने को तैयार है। दो लोगों के लिए काम तो सभी करते हैं, लेकिन इलेक्शन लड़के, इलेक्शन जीत करके फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए जब आप काम करते हैं तो आप पॉलिटिकल पार्टी कहलाते हैं। यस, ऑन दिस बैकग्राउंड वी कैन से दैट व्हेन पीपल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग पॉलिटिकल पावर, तो दोस्तों याद रखिए, जब वो इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनकर ये करते हैं तो उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज thus can be described as a group of people who aim to contest elections, win elections and get power and establish the government of their party। इन्हीं को हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं हमारे फीचर्स की। हैव पावर के अंदर H से हैव अ पार्टी एजेंडा। सबसे पहला फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स हर पॉलिटिकल पार्टी का यही होता है कि उनका एक एजेंडा हो। जैसे हम मीटिंग करते हैं, मीटिंग में एजेंडा लेकर के बैठते हैं कि इन मुद्दों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इन मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे, इन मुद्दों के ऊपर हम काम करेंगे। उसी प्रकार हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा होता है। उसी एजेंडे को वो जनता के सामने रखती है कि भैया अगर हम जीते तो हम इस एजेंडा के ऊपर काम करेंगे, हम जीते तो हम इस एजेंडा को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। आपके घर में पानी नहीं है, हम पानी लाएंगे। आपके घर में नल नहीं है, हम नल लगवाएंगे। हम राम मंदिर बनाएंगे, हम मस्जिद बनाएंगे, हम चर्च बनाएंगे, हम गुरुद्वारा बनाएंगे। ये जो चीजें हैं, ये एजेंडा के अंदर अगर आप लिखते हैं तो एजेंडा को फुलफिल करने की कोशिश आपको करनी होती है व्हेन यू कम इन पावर। पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर देयर पार्टीज एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी। जो भी उस पार्टी की सोच होगी, आइडियोलॉजी यानी सोच, उसकी विचारधारा, तो उस विचारधारा के आधार पर ही
वो एजेंडा भी बनाती है। दे इंप्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर, और जैसे ही वो अगर जीत जाते हैं इलेक्शन में और पावर में आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो एजेंडा को फुलफिल करें। इवन इफ दे डू नॉट गेट पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजेंडा। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि विपक्ष में होते हुए, इलेक्शन हारते हुए भी, हार कर भी वो अपने एजेंडा को प्रमुख रूप से आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं जनता की मदद से, और सरकार को बोलते हैं कि भाई ये देखो जनता की मांग है, ये आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हर पॉलिटिकल पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण फीचर है टू हैव अ पार्टी एजेंडा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला जो पॉइंट है वो है ए से एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। मैंने शुरुआत में भी कहा एक ब्रिज की तरह है पॉलिटिकल पार्टी। ये जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ सरकार के काम जनता तक लाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टी। Political parties work as a link between the government and the people. Political parties communicate the demands and complaints of the people to the government. हमारी मांगे जो है वो सरकार तक लेके जाना। The government tries to get support of the people for its policies and programs through political parties. और सरकार के किए गए जो काम हैं, इनकी जो योजनाएं हैं, उन्हें जनता तक पहुंचाना, उन्हें उनका फायदा पहुंचाना, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। तो एक लिंक है, एक कड़ी है, मजबूत कड़ी, जो दोनों को जोड़ती हैं, जनता को सरकार से और सरकार को जनता से। तो ये दो पॉइंट्स हमने देखे दोस्तों। यहां पर हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हैव पावर में एच से हैव पार्टी एजेंडा और ए से एक्ट्स एज अ लिंक। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हैव पावर के अंदर ई से एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट। एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट, ये कर्तव्य है, ये दायित्व है, सरकार बनानी पड़ेगी अगर आप इलेक्शन जीते हैं। अगर आप इलेक्शन जीते हैं तो आपका ये उत्तरदायित्व है, आपका ये फर्ज है कि आप जो है जनता के मैंडेट को स्वीकार करें और फटाफट से तालमेल बना करके सरकार बनाएं। पॉलिटिकल पार्टीज एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन। पॉलिटिकल पार्टी व्हिच गेट्स मेजॉरिटी इन इलेक्शंस फॉर्म्स द गवर्नमेंट। जिसे मेजॉरिटी मिलती है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर देता है। द पार्टीज व्हिच डू नॉट गेट मेजॉरिटी एक्ट्स एज ऑपोजिशन पार्टीज। तो यहां पर दोस्तों ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे बनाया गया है नियम कि जिसको मेजॉरिटी मिलेगी वो सरकार बनाएगी। कई बार मेजॉरिटी का जो आंकड़ा होता है वो अगर आप नहीं कंप्लीट कर पाते तो आपको विपक्ष में बैठना पड़ेगा, ऑपोजिशन में बैठना पड़ेगा। हम महाराष्ट्र की बात करें तो अभी फिलहाल यहां पर एक गठबंधन की सरकार है जिसमें शिवसेना है, एनसीपी है, कांग्रेस है। इन तीनों ने मेजॉरिटी फॉर्म कर ली है एक साथ हाथ मिला करके, और फिर जो है उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की है। और जो बीजेपी है उसको ज्यादा सीट तो थी लेकिन वो मेजॉरिटी वाली नहीं थी और इसीलिए वो ऑपोजिशन में बैठी है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पाए होंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी का फीचर है कि जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे उनको मेजॉरिटी फॉर्म करके गवर्नमेंट बनानी होती है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। पावर, पी से पावर। यस, अचीविंग पावर इज द बुनियादी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है हमें पावर चाहिए, गद्दी चाहिए हमको मिर्जापुर की। यस, वही बात है दोस्तों, यहां पर भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना ये चाहती है कि वो उसे पावर मिले। अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शंस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। दस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कंपीट विद ईच अदर टू गेट पावर। हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कंपीट करती है ताकि उसे पावर मिले। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस कंपटीशन बट द कंपटीशन शुड बी हेल्दी एंड फेयर। यहां पर कोई भी धोखाधड़ी, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। खून खराबा मत करवाइए, दंगे मत कराइए, देश को जिंदा रहने दीजिए, देश को आगे लेकर जाइए और फिर कंपटीशन कीजिए ताकि देश आगे बढ़ सके। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश अटल अमर रहेगा, हमेशा अजर अमर रहेगा। और इसीलिए दोस्तों आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है कोशिश करते रहनी चाहिए कि देश आगे बढ़े, उसके लिए हेल्दी और फेयर कंपटीशन हो और सही में जनता का विकास होता रहे। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर। पी से ही है परसू एन आइडियोलॉजी। यस, हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आंसर का नाम हैव पावर। आंसर का नाम हैव पावर। आंसर का नाम हैव पावर। पी से परसू एन आइडियोलॉजी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी विचारधारा होती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, फिर वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, हर एक की अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा है जिसको लेकर वो हमेशा जनता के सामने जाती है। जैसे हम अमूमन देखते हैं कि बीजेपी को एक कल्चरल और हिंदूवादी पार्टी माना जाता है। यूपी बिहार के जितने भी लोग हैं, उत्तर प्रदेश की पार्टी से एक जमाने में कहा जाता था। साथ ही साथ दोस्तों कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो स्टार्टिंग से ये एक छवि रही है सेक्युलरिज्म की, या हम कह सकते हैं डेवलपमेंट
डेवलपमेंट की। बीजेपी ने अब वो डेवलपमेंट का बीड़ा उठाया है और बीजेपी की केंद्र में सरकार है। सिमिलरली अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनकी एक आइडियोलॉजी रही है कि हम जो है वो करप्शन फ्री इंडिया चाहते हैं, हम जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहते हैं, तो उनकी अलग आइडियोलॉजी है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो शिवसेना, मनसे जैसी पार्टी है जो मराठी मानुस का जो मुद्दा है वो हमेशा उठाती हैं और प्रखरता से उसे आगे लेकर जाती हैं। तो ये जो बातें हैं दोस्तों, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी लेकर सामने आती हैं। एवरी पॉलिटिकल पार्टीज हैव सम पॉलिसीज एंड वर्ल्ड व्यूज, उनका नजरिया, उनके ओपिनियन। Parties have a particular stand about social issues. These together make party ideology. The people who consider any specific party ideology as acceptable support that political party. यानी दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि हमेशा से ही अगर लोग इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं तो वो लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं। सोशल सपोर्ट रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज कॉल्ड द मास बेस, और इसी आइडियोलॉजी के बेसिस पर उन्हें एक सपोर्ट और एक मास बेस मिलता है। इन मॉडर्न डे आइडियोलॉजीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अपीयर टू बी सिमिलर। आजकल के इस दौर में दोस्तों ये देखा गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जो आइडियोलॉजी है वो सिमिलर काइंड ऑफ दिखने लगी है। तो भले ही उनकी अंदर की बात कुछ और हो, लेकिन बाहर से सभी विकास की बात करते हैं, सभी डेवलपमेंट की बात करते हैं, और इसीलिए जनता कंफ्यूज हो जाती है कि किसे वोट दिया जाए। इन मॉडर्न डे आइडियोलॉजीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अपीयर टू बी सिमिलर। यस, hence it has become difficult to differentiate between the parties on the basis of ideologies। ये मुश्किल हो गया है जनता के लिए चुनना कि कौन सही और कौन गलत। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी समझ आया होगा। हमारा शॉर्ट कोड है हैव पावर, और 5 पॉइंट का आंसर टू हैव अ पार्टी एजेंडा, टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल, ई से एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट, और पी से पावर एंड परस्यू एन आइडियोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों जब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तो याद रखिए टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम भी समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों कई देशों में सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, कई जगहों पर 2 पार्टी सिस्टम है, तो हमारे भारत देश में मल्टी पार्टी सिस्टम भी फॉलो किया जाता है। दोस्तों ये पार्टी सिस्टम ही डिस्क्राइब करता है कि व्हाट टाइप ऑफ अ डेमोक्रेसी आर यू फॉलोइंग, किस प्रकार की आपके नागरिकों को चुनने का अधिकार है और किस प्रकार से पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया पार की जाती है। दोस्तों द कांग्रेस वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। कांग्रेस हैड अ मेजॉरिटी एट सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। यानी ये शुरुआती दौर की बात है दोस्तों, जब अंग्रेजों से आजादी मिली और अंग्रेजों से आजाद भारत जब नया नया बन रहा था, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उस समय कांग्रेस पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ये इकलौती ऐसी पार्टी थी जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर भारत को जीत भी दिलाई। और साथ ही साथ दोस्तों यही वो पार्टी थी जिसने शुरुआती सभी इलेक्शंस को क्लीन स्वीप किया, क्योंकि कोई टक्कर ही नहीं थी और कांग्रेस पार्टी जो थी बड़ी मजबूती से सभी राज्यों में भारत भर में जीतती आ रही थी इलेक्शंस को। ये वो दौर था जब हमारे यहां पर एक सिंगल पार्टी का डोमिनेंस जो है वो देखने मिलता था। चाइना की बात करें दोस्तों, चाइना के अंदर अभी भी यही होता है कि एक ही पार्टी है, नो अदर पार्टी अदर देन द कम्युनिस्ट पार्टी कैन रूल। उसी पार्टी के अलग अलग लोग इलेक्शंस लड़ते हैं, वही जीतते हैं, वही पार्टी वहां पर है, लोगों को चुनने का अधिकार जो है वो सीमित है। बात करें अगर 2 पार्टी सिस्टम की तो वो यूएसए में देखा जाता है, जहां पर रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक के पार्टीज के लोग जो है इलेक्शन लड़ते हैं और वही उन्हीं में से लोगों को चुनने का मौका मिलता है। ओनली 2 मेन पार्टीज हैव द चांस ऑफ विनिंग द इलेक्शंस, या तो रिपब्लिकन या तो डेमोक्रेटिक। ये जो है यही इलेक्शन लड़ेंगे और इन्हीं में से विजेता घोषित किया जाएगा। बात करें अगर मल्टी पार्टी सिस्टम की, जो भारत में देखा जाता है, यहां पर बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं, बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शंस में हमारे सामने कॉन्टेस्ट करती हैं और हम जिन्हें पसंद करते हैं, जिनका मास बेस अच्छा समझते हैं, उन्हें वोट दे करके हम जिताते हैं ताकि वो हमारे विकास से जुड़े हुए कामकाज कर सकें। या मोर देन 2 पार्टीज हैव अ चांस टू गवर्न और बी अ पार्ट ऑफ अ कोएलिशन। जैसा कि हम जानते हैं भारत के अंदर यूपीए और एनडीए ऐसे 2 कोएलिशन ग्रुप हैं। यूपीए कांग्रेस लेड है, एनडीए बीजेपी लेड है। तो ये ऐसे 2 ग्रुप्स बन चुके हैं और कोएलिशन की सरकार, गठबंधन की सरकार भी भारत में देखी गई है। कोएलिशन गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। जब किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली, ऐसे में एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाया गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए, प्लस दूसरा जो है वो है यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, द लेफ्ट फ्रंट, ये भी एक फ्रंट है। तो ऐसे अलग अलग फ्रंट के कोएलिशन भी बनाए गए हैं। दोस्तों जब कांग्रेस की बात चल रही है तो वहां पर डोमिनेंस की बात होती है। आजादी के बाद से कई वर्षों तक
इंदिरा गांधी की बात करें, वहां तक का एरा एक ऐसा था जब तक कांग्रेस का दबदबा मौजूद था। राजीव गांधी के टाइम पे भी क्लीन स्वीप कई बार किया। कांग्रेस ने कई राज्यों के अंदर जबरदस्त जीत हासिल की। The non-Congress parties then came together and challenged the single dominant party system in 1977. 1977 में पहली बार ऐसा हुआ कि भाई कांग्रेस के खिलाफ सभी जो छोटी छोटे पार्टीज थी वो एक हुए और उन्होंने इस सिंगल डोमिनेंस को चैलेंज किया और इलेक्शंस में उन्होंने भी जोरदार वापसी करने की कोशिश की। आफ्टर द 1989 लोकसभा इलेक्शंस, द सिस्टम ऑफ वन पार्टी इमर्जिंग एज डोमिनेंट पार्टी केम टू एन एंड। यानी 1989 के बाद 1990s के आसपास से ये सिंगल डोमिनेंस वाला सिस्टम जो था भारत में समाप्त हुआ और कांग्रेस का जो दबदबा सिंगल हैंडेडली था वो खत्म होने लगा और फिर अब दूसरी पार्टीज का सहारा लेकर गवर्नमेंट बनाने का दौर शुरू हो गया। ऐसे में दोस्तों सिंस देन डिफरेंट पार्टीज बिगन टू कम टुगेदर टू फॉर्म कोअलिशन। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां जो थी अब वो कोअलिशन यानी ग्रुप्स बनाकर एक दूसरे के साथ महागठबंधन करके सरकार बनाने लगी। द एस्टैब्लिशिंग कोअलिशन गवर्नमेंट्स वाज एन एक्सपेरिमेंट व्हिच बिकेम सक्सेसफुल और ये एक बिलीफ लाता है कि ऐसी सरकारें भी सक्सेसफुल हो सकती हैं हमारे जैसे भारत देश में। इनफैक्ट द कोअलिशन गवर्नमेंट सिस्टम हैज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वेरी सक्सेसफुली। तो ये एक बात है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की। चलिए अब जानते हैं हर पार्टी के बारे में, कब कौन सी पार्टी का जन्म हुआ, किस तरह से कौन सी पार्टी ने भारत के ऊपर शासन किया है, कैसे गवर्नेंस चला है और कौन सी पार्टी जो है वो क्या क्या रोल और उनकी क्या आइडियोलॉजी है वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों नेशनल पार्टीज के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं। रजिस्टर्ड पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी। जो भी इलेक्शन कमीशन के अंडर रजिस्टर्ड है उसी पार्टी को नेशनल पार्टी कहा जाता है ओनली इफ it fulfills any one of the following three conditions। तो क्या conditions हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण, at a general election to लोक सभा और legislative assembly the party polls 6% of votes, 6% वोट्स तो उसे मिलने ही चाहिए कम से कम 4 राज्यों के अंदर। and in addition it wins 4 लोकसभा seats in any state, यानी कोई भी राज्य से एटलीस्ट 4 सीटें लोकसभा की, जो बड़ा देश का चुनाव जिसे हम कहते हैं लोकसभा का चुनाव, उसमें एटलीस्ट उस पार्टी की 4 सीटें तो होनी चाहिए, 4 कैंडिडेट्स तो जीतने ही चाहिए। साथ ही साथ कम से कम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जहां से भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं 6% वोट काउंट तो उसका होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हैं जिससे हम नेशनल पार्टी कह सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सबसे पहली और सबसे पुरानी ओल्डेस्ट नेशनल पार्टी के बारे में। यह है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये आप देख सकते हैं यहां पर टॉप लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जैसा कि आप जानते हैं हमने हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देखा है, हमने सोनिया गांधी जी को देखा है, हमने राहुल गांधी के नेतृत्व को भी देखा है, कई सवाल भी उठाए हैं और कई बार हमने देखा है कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ये जूझती हुई लड़ती हुई हमेशा से आज भी डटी हुई है। हमने देखा है कि किस तरह से आजादी के दौर से महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के दौर से इंडियन नेशनल कांग्रेस कई वर्षों से चली आ रही है और सबसे पुरानी भारत की पार्टी बनकर के सामने आई है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885, 1885 में इसका जन्म हुआ। एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट कांग्रेस वाज एन ऑल कॉम्प्रिहेंसिव मूवमेंट, या एक आंदोलन से जन्म हुआ था, आजादी की लड़ाई से कांग्रेस का जन्म हुआ था। यस, वर्किंग फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस, यानी देश की आजादी के लिए लड़ने वाली इकलौती पार्टी। और उसी ने तो कांग्रेस के सामने एक प्रखर और ब्रिटिशर्स के सामने एक प्रखर नेतृत्व खड़ा किया था। ग्रुप्स विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैड कम टुगेदर इन दिस नेशनलिस्ट मूवमेंट। सभी बहुत सारे अलग अलग लोग इसमें एक साथ आकर के कांग्रेस बनी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस इमर्ज्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी। और जाहिर सी बात है जब अंग्रेज चले गए अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके, सुपड़ा साफ करके, तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो नेतृत्व के रूप में सामने आई और जनता के सामने भी यही चॉइस था कि यार कांग्रेस ने हमें आजादी दिलाई है तो हम इसका साथ दें। और इसीलिए डोमिनेंस जो था कांग्रेस का वो देखने मिला। द पार्टी फ्रॉम द बिगिनिंग फॉलोज द पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म। इनकी विचारधारा जो है, इनकी आइडियोलॉजी जो है सेक्युलरिज्म की है, सर्वधर्म समभाव की, सेक्युलरिस्ट कंट्री की भावना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट की कोशिश की है, इक्वल राइट्स एंड वेलफेयर फॉर माइनॉरिटीज एंड डिसएडवांटेजेस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यानी ये पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी अक्सर ये बातें तो करती है कि हम सबका बोलते हैं ना कि विकास करने की कोशिश करते हैं, किसी को हम पार्शियल ट्रीटमेंट नहीं देते दूसरी पार्टियों की तरह, हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि सबका टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट हो। अकॉर्डिंगली कांग्रेस हैज ऑर्गेनाइज्ड वेरियस प्रोग्राम्स टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। और 70 सालों तक कांग्रेस ने राज किया है, भारत देश के ऊपर सरकार बनाई है अपनी सक्सेसफुली, कई अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो ये एक बहुत पुरानी पार्टी के रूप में देश में सामने आती है। द पार्टी बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशल इक्वालिटी एंड इंटरनेशनल पीस। तो ये थी सबसे पहली नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनल पार्टी जिसे हम कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। बढ़ते हैं दोस्तों अगली पार्टी की ओर। तो ये
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये एक अलग आइडियोलॉजी से जन्म लेती है दोस्तों। कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी कह लें या रशियन फिलॉसफी कह लें या हम कह लें कि जो चाइनीज कम्युनिज्म था उसकी फिलॉसफी, वहीं से जन्म होता है कम्युनिस्ट पार्टी का। दिस पार्टी इज बेस्ड ऑन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी which was established in 1925 1925 में इस पार्टी का जन्म हुआ। बहुत ही पुरानी पार्टी है कांग्रेस के बाद, और दिस पार्टी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबरर्स एंड वर्कर्स। जो भी लेबर्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनके हित में काम करने के लिए ये पार्टी हमेशा आगे आई है दोस्तों। हालांकि अभी के सिनेरियो में देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी का वो दबदबा नहीं है। अभी के सिनेरियो में अगर देखें तो बीजेपी कांग्रेस के सामने कम्युनिस्ट पार्टी का वो रैपो जो एक जमाने में हुआ करता था वो नहीं है, और जनता जनार्दन के बीच भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों वेस्ट बंगाल की बात करें या कई ऐसे राज्य हैं भारत के अंदर जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने चीफ मिनिस्टर भी बनाए हैं, कई जगहों पर इनका जो है होल्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रांग रहा है। दिस पार्टी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर्स एंड वर्कर्स, यानी ये जो वर्कर्स और लेबर्स की जो कम्युनिस्ट फिलोसॉफी होती है कार्ल मार्क्स से के टाइम से, उसी को फॉलो करते हुए उसी आइडियोलॉजी को आगे लेके जाने वाली पार्टी है। द पार्टी अपोजेस कैपिटलिज्म कंप्लीटली। और दोस्तों हुआ यूं कि ये पार्टी तो बनी फली फूली, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक दरार आ गई, स्प्लिट हो गई ये पार्टी कि भैया रशिया को फॉलो करे या चाइना को फॉलो करे। इसमें तू मैं हो गई, तकरार हो गई और ये पार्टी डिवाइड हो गई, स्प्लिट हो गई। यस, in 1960s the party leadership developed differences in 1960s over the issue of whether Communist Party of India should accept the leadership of Communist China और सोवियत यूनियन, यानी चाइना की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करे कि सोवियत यूनियन को। इसमें तू मैं डिफरेंसेस हुआ आपस में इसी पार्टी के लोगों में, और ये पार्टी टूट गई। यस, दिस लेड टू द स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड अ सेपरेट पार्टी दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम, दैट इज मार्क्सिस्ट का जन्म हुआ, व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 1964। यानी एक ही पार्टी से दूसरा पंथ भी निकला, दूसरा इसका एक विंग हम कह सकते हैं वो निकला, और इसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कहलाया जाने लगा, जिसके बारे में नीचे मैंने दिया है दोस्तों। आइडियोलॉजी सेम है, बट जो फॉलो करते हैं ये लोग तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। दिस पार्टी प्रोक्लेम्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। द पार्टी अपोजेस इंपीरियलिज्म कंप्लीटली। पार्टीज पॉलिसीज इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। तो ये किसानों की बात करती है, दलितों की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये हमेशा से लेबर्स और वर्कर्स के हित में बात करती है। तो दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में हमने जाना। ये भी नेशनल पार्टीज हैं क्योंकि ये भी बहुत सारे अलग अलग राज्यों में इलेक्शंस लड़ती हैं, वहां पर इनके कैंडिडेट जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। बड़ी पार्टी आज के दौर में और सबसे बड़ी पार्टी हम कह सकते हैं देश में आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी। नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और हम जानते हैं कि किस तरह से 2014 से क्लीन स्वीप करते आ रहे हैं, इलेक्शन दर इलेक्शन, इलेक्शन दर इलेक्शन। और हमने देखा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने कांग्रेस के डोमिनेंस को बहुत ज्यादा हद तक गिरा दिया है, बहुत ज्यादा हद तक कम कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म जो है वो जनसंघ से हुआ, और एक ऐसा दौर था जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि कांग्रेस की जो सिंगल डोमिनेंस स्कीम थी ना, उसके सामने लड़ने के लिए कोई था ही नहीं, उसके सामने कोई अपोजिशन नहीं था। जैसा कि आज बीजेपी के सामने कोई नहीं है, जैसा कि हम देखते हैं बीजेपी को डोमिनेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, और हर राज्य में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बहुत ज्यादा लीडिंग पोजीशन में आ गई। तो उसके सामने जैसा आज कोई नहीं है, वैसे कांग्रेस के सामने भी उस जमाने में कोई नहीं हुआ करता था। और आज जो है भारतीय जनसंघ कह लें या जनता पार्टी कह लें, ऐसी कई छोटी बड़ी पार्टियों को मिला करके एक ग्रुप तैयार किया गया था जो कांग्रेस के सामने खड़ा हो सके। कहानी वहीं से शुरू होती है। भारतीय जनता पार्टी इज एन इंपॉर्टेंट पार्टी at national level today. भारतीय जनसंघ was established in 1951, 1951 में इसका जन्म हुआ। This party was merged with जनता पार्टी, जनता पार्टी नाम की एक पार्टी के साथ मर्ज हो गए ये लोग, यानी भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी का कॉम्बो बना भारतीय जनता पार्टी। Yes, the जनता पार्टी could not survive. There was a split in the party and भारतीय जनसंघ, the component of party of जनता पार्टी, established a new party in 1980 जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। तो ये कोalition का जो एक ग्रुप बना, भारतीय जनता पार्टी एक जबरदस्त पार्टी बनी। द पार्टी स्टैंड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर। हम कहते हैं हिंदूवादी पार्टी, या कई बार हम ये भी सुनते हैं कि ये जो पार्टी है ये उत्तर प्रदेश वाले लोगों की पार्टी है। कई बार हम इसे एक कल्चरल आइडियोलॉजी से देखते हैं, जोड़ करके ट्रेडिशन के साथ देखते हैं। तो ये इसकी विचारधारा पहले से रही है। द पार्टी गिव्स इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑल्सो। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्होंने विकास के नारे को आगे लेकर आकर आइडियोलॉजी को थोड़ा सा अलग से
पेश करने की कोशिश की है। हालांकि पहले की अगर बात करें तो अटल बिहारी आडवाणी जी और हमारे मुरली मनोहर जोशी जी की बात करें तो लोग बड़े प्यार से इन्हें पूजा करते थे और इनके बारे में नारा भी दिया करते थे कि अटल बिहारी आडवाणी मुरली मनोहर हैं, ये देश की धरोहर, ऐसे नारे दिया करते थे। इन्हीं नारों के साथ जो है पार्टी आगे बढ़ती रही और तेजी से 2014 में जो हमने देखा वो एक मोदी लहर को देखा, क्लीन स्वीप कर दिया, सभी बड़ी छोटी पार्टियों के सुपड़े साफ हो गए। कहीं ना कहीं हमने देखा कि मोदी लहर ने जो था वो डोमिनेंस भी खत्म किया कांग्रेस का, और क्लीन स्वीप करते हुए आज भी हम देख रहे हैं 2014 के इलेक्शन हो, 2019 का इलेक्शन हो, क्लीन स्वीप करते हुए सभी राज्यों में बहुत अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश की। दोस्तों, दिस पार्टी स्टैंड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। द पार्टी गिव्स इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं आज भारत भर में मोदी की पर्सनालिटी जो है, नरेंद्र मोदी का जो ऑरा है वो वाइड स्प्रेड हो रहा है, तेजी स्प्रेड हो रहा है, और एक कोई सामने ऐसा नेता कद्दावर जो है वो अभी तक उभर कर नहीं सामने आया है। तो भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी जो है वो तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगली पार्टी की मैं बात करूं तो ये एक जबरदस्त पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। मायावती लेड लीडरशिप के अंडर बहुजन समाज पार्टी बात करती है माइनॉरिटीज की, दलितों की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, और ये चाहती है कि सत्ता हमेशा इन्हीं के हाथ में हो। ये कोशिश करती हैं कि इनका भला हो, ये कोशिश करती हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं ये मेन स्ट्रीम में आ सकें। बहुजन समाज पार्टी प्रोफेसर्स द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इन 1984। द पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड with the objective of protecting the interest of the majority। यानी मेजॉरिटी में शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, ओबीसीज को मेजॉरिटी मानती हैं और उन्हीं का भला करने की कोशिश करती हैं। द पार्टी एम्स टू गिव पावर इन द हैंड्स ऑफ दिस मेजॉरिटी। और कई बार जो है बहुत जबरदस्त तरीके से इलेक्शंस में लड़े हैं। मायावती जी खुद चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, और इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व जो है वो तेजी से कई अलग अलग राज्यों में इलेक्शन लड़ा है और जीता भी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे अगली पार्टी की ओर। बात करते हैं हमारे अपने लाड़के पवार साहब की। जी हां, शरद राव पवार, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता। बाला साहब ठाकरे के बाद अगर किसी बड़े नेता की बात करें महाराष्ट्र से तो वो शरद राव पवार ही हैं, और इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। चाणक्य माना जाता है आजकल की पॉलिटिक्स में इनका, और इन्हीं की वजह से महाराष्ट्र की जो करंट सरकार है, महागठबंधन की सरकार, वो बन पाई है, जिसमें शिवसेना के हमारे उद्धव जी ठाकरे जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो दोस्तों इन 1999 ये पार्टी बनी कैसे? तो एनसीपी जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है ये कांग्रेस से टूटकर, कांग्रेस से अलग होकर ही बनी थी। शरद पवार जी जो थे उन लोगों में से थे जिन्हें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ चुके थे जिनमें, और कांग्रेस का नेतृत्व अब कौन संभालेगा इसकी जब डिबेट छिड़ी थी तो ऐसे में सोनिया गांधी जी का नाम सामने आया, और शायद कई लोगों को ये खटकने लगा कि यार ये तो बाहर की है, इसे कैसे डायरेक्टली लीडर घोषित कर दें, इसे कैसे डायरेक्टली हम नेता बना दें। तो इसीलिए पार्टी में स्प्लिट हुआ और शरद पवार जी जो है वो अलग हुए कांग्रेस पार्टी में से और उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई एनसीपी। महाराष्ट्र के अंदर बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड था, कई रूरल एरियाज में आज भी महाराष्ट्र के अंदर बहुत जबरदस्त दबदबा है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का, और शरद पवार जी को पूजा जाता है। दोस्तों इन 1999 देयर वाज अ स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड। द पार्टी बिलीव्स इन द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म। हालांकि कांग्रेस से अलग जरूर हुए थे लेकिन कांग्रेस का हाथ कभी छोड़ा नहीं इन्होंने, कांग्रेस को सपोर्ट किया, कांग्रेस के सपोर्ट के साथ इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार भी बनाई, चीफ मिनिस्टर भी रहे। कई वर्षों तक इन्होंने सेंटर में भी यानी लोकसभा के इलेक्शंस के बाद भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए कोalition गवर्नमेंट का भी हिस्सा रहे। तो शरद पवार जी को चाणक्य माना जाता है, महाराष्ट्र की राजनीति में तो जबरदस्त नेता हैं, बड़े नेता हैं, और इसीलिए पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ कोalition गवर्नमेंट लेड बाय कांग्रेस एट द सेंटर फ्रॉम 2004 टू 2014। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगली मैं बात करूं तो ये है तृणमूल कांग्रेस, आमची ममता दीदी। जी हां दोस्तों, खेला हो बे ई चौलबे ना, याद रखिए तृणमूल कांग्रेस की जबरदस्त नेता ममता बनर्जी, और इनका जलवा तो हमने वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में देख ही लिया, किस तरह से मोदी के नेतृत्व को ठुकराते हुए जनता ने इनके नेतृत्व को चुना, क्योंकि काम ही ऐसा होना चाहिए नेता का जो आपका सम्मान भी बढ़ाए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998। Election Commission gave them a recognition of national party in 2016. The party supports democracy, secularism and protection of interest of the weaker sections of the society. तो इस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस भी एक जबरदस्त नेशनल पार्टी है जो कई अलग अलग राज्यों में इलेक्शंस लड़ती है। वेस्ट बंगाल इनका गढ़ माना जाता है और यहां पर
तृणमूल कांग्रेस की पकड़ बहुत जबरदस्त है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने अलग अलग नेशनल पार्टीज के बारे में जाना। ये एक छोटा सा चार्ट है जिसके अंदर कच्चा चिट्ठा दिया गया है कि कौन सी पार्टी की कितनी सीटें आई 2009 के इलेक्शन में, 2014 के इलेक्शन में। हालांकि 2014 में तो हमने देखा एक मोदी लहर के अंदर बहुत सारी पार्टीज की उतनी सीटें नहीं आई। बीजेपी जो थी वो लीड में थी, बहुत जबरदस्त कंफर्टेबल मेजॉरिटी में थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 206 और 44 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 4 और 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी आप देख सकते हैं 116 सीटें दी और 2014 में 282 सीटें। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 16 से 9 पर आ गए, बहुजन समाज पार्टी 21 से 0 पर चले गए और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 9 से 6 पर आ गए। तो ये जो था पूरा सिनेरियो 2014 में चेंज हुआ, 2019 में भी ये कंटिन्यू रहा और अभी भी मोदी जी का दबदबा जो है वो मौजूद है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी नेशनलिस्ट पार्टीज या नेशनल पार्टीज को आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों जब बात आती है रीजनल पार्टीज की, तो ये वो ग्रुप्स हैं जो अपने रीजन से बिलोंग करते हैं, अपने पर्टिकुलर रीजन्स के बारे में बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग रखते हैं और उसी के विकास, उसी के डेवलपमेंट की बात करते हैं। कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि रीजनल पार्टीज अपने रीजन में तो मजबूती से आगे बढ़ती हैं, साथ ही साथ नेशनल पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा से ही अपने रीजन के विकास और के लिए तत्पर रहती हैं, आगे रहती हैं, सेल्फ ऑटोनॉमी की बात करती हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ऑटोनॉमी की बात करें तो ये सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ गवर्निंग डायरेक्शन के बारे में बात करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रीजनल पार्टीज हैं इनका रीजन में तो बहुत जबरदस्त पकड़ होता ही है। दोस्तों यहां पर एक खास प्राउड फीलिंग होती है अबाउट द रीजन एंड दे कंपीट टू गेट पॉलिटिकल पावर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, यानी अपने क्षेत्र का विकास, अपने पर्टिकुलर रीजन जहां से वो बिलोंग करते हैं उसका प्राथमिक विकास होना चाहिए, यही उनकी हमेशा से मांग रहती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल पार्टीज इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन दो, लेकिन फिर भी किंतु परंतु याद रखिए कि रीजनल पार्टीज आज के दौर में सिर्फ अपने रीजन तक सीमित नहीं है, उनका नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी एक बहुत अच्छा खासा दबदबा हो चुका है और वो इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत हद तक वोटर्स के विचारों को, ओपिनियंस को, और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने में कामयाब भी हुए हैं पिछले कई इलेक्शंस के अंदर। यस, रीजनल पार्टीज गिव प्रेफरेंस टू द रिजोल्यूशन ऑफ रीजनल प्रॉब्लम्स। ज्यादातर पार्टीज का यही मत होता है, यही ओपिनियन होता है रीजनल लेवल पर कि उनके जो रीजनल प्रॉब्लम्स हैं वो सुलझाए जाएं, सबसे पहले उन्हीं का रिजोल्यूशन हो। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन दे डिमांड मोर ऑटोनॉमी, ज्यादा सेल्फ रिलायंस, ज्यादा सेल्फ गवर्नेंस मिले उन्हें मौका मिले कि उनको ज्यादा अधिकार दिया जाए अपने रीजन के विकास का और अथॉरिटी दी जाए। Though they cooperate with the federal government, they try to protect their autonomy as well। यानी वो अक्सर जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसमें केंद्र सरकार का तो सम्मान करना ही पड़ेगा, उन्हें उनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ वो हमेशा अपनी ऑटोनॉमी, अपने सेल्फ गवर्नेंस को भी आगे लेकर जाते रहे। जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर महाराष्ट्र की सरकारों के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की सरकार है। रीजनल लेवल पर शिवसेना बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत पार्टी मानी जाती है, मराठी मानुस के मुद्दे को लेकर के हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तो आज जब उनका सीएम है तो ऐसा नहीं है कि वो केंद्र के साथ हमेशा जो है उनके फॉलो नहीं करेंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, फेडरल स्ट्रक्चर को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन अपनी ऑटोनॉमी को वो छोड़ेंगे नहीं, वो अपने मुद्दों को भी हमेशा आगे लेकर बढ़ते रहेंगे। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन दे डिमांड मोर ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी। रीजनल पार्टीज मेक सेवरल डिमांड्स such as regional problems should be resolved at regional level. Political power should be in the hands of the people from the region and residents of the region should get preference in administration and jobs। तो ये एक हमेशा से ही बेसिक सा मुद्दा रहा है कि आमच्या माणसांना नोकऱ्या भेटल्या पाहिजे, हमारे यहाँ पर हमारे लोगों को काम मिलना चाहिए, हमारे यहाँ पर रीजनल लेवल पर जो विकास है वो होना चाहिए, हमारे यहाँ पर जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ के उन्हें प्रेफरेंस मिलनी चाहिए सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में, जॉब्स में एक्सेट्रा। तो ये मांगे जो है ज्यादातर रीजनल पार्टीज की रीजनल लेवल पर अक्सर रही हैं। बात करते हैं दोस्तों चेंजिंग नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया की। तो यहां पर दोस्तों जो नेचर है वो पहले कुछ अलग था और आज कुछ अलग है, बदले बदले से यार नजर आते हैं। तो यहां पर क्या है ये बदलाव? तो सबसे पहले इनिशियली अगर बात करें तो इनकी आइडेंटिटी अलग हुआ करती थी, ये अलग देश चाहते थे, बहुत सारे रीजनल लेवल पर ये आंदोलनों का हिस्सा बनते थे और इन आंदोलनों के अंदर ज्यादातर ये देखा जाता था कि रीजनल लेवल पर
अलग खालिस्तान की डिमांड करना हो पंजाब के अंदर, या द्रविड़स्तान की डिमांड करना हो साउथ रीजन्स में, तमिलनाडु वगैरह के यहाँ पे, या जम्मू कश्मीर की हम खास तौर पर देखें तो वहां पर भी ये अलग ऑटोनॉमी चाहते थे। पहले से रीजनल पार्टीज का जो विचारधारा, ओपिनियन रहा करता था, वो इंडियन फेडरेशन से अलग होकर रहना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भारत का विकास हुआ, भारत का डेवलपमेंट हुआ, आजादी के बाद से कई वर्षों में ये विचारधारा चेंज हुई, ओपिनियंस भी चेंज हुए। द डिमांड्स ऑफ रीजनल पार्टीज ग्रेजुअली चेंज्ड। इंस्टेड ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट दे स्टार्टेड डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी। और अब वो जो है विचारधारा बदली है, अलग स्टेट की जगह अब वो अपनी ऑटोनॉमी ज्यादा चाहते हैं, उनका अधिकार ज्यादा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको अथॉरिटी मिले, उन्हें जो है ज्यादा अथॉरिटी मिले चेंजेस करने की, रीजनल लेवल पर डेवलपमेंट करने की। दिस वाज द सेकंड स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पार्टीज। और ये स्टेज जो था 1990s से स्टार्ट हो गया था। इसके बाद जो दौर आया दोस्तों, ये तीसरा लेवल था जहां पर रीजनल पार्टीज जो हैं अब वो डिमांड करने लगी डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। वो अपने रीजन के बारे में बात करने लगी, अपने रीजन के विकास के बारे में बात करने लगी, और स्टेट और नेशनल लेवल पर हंगामा करते हुए इन्होंने अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसी पार्टी हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी कहें या बाला साहब ठाकरे की बात करें, तो ये जो पार्टीज रही हैं ये एकदम सक्षम रही हैं, आगे रही हैं, जिन्होंने अपने रीजन के विकास के बारे में हमेशा बात की है। दोस्तों अगला जो स्टेट रहा है, इसके अंदर हम अगर बात करें तो ये स्टेज पर नॉर्थ ईस्ट की पार्टीज और रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल लेवल की भी बात हम करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पार्टीज इन द नॉर्थ ईस्ट शोज अ डिफरेंट ट्रेंड। उन्होंने हमेशा से अपना नेतृत्व जो है देश को देने का भी काम किया। दे गिव अप द डिमांड ऑफ सेपरेटिज्म। उन्होंने अपने अलग होने की डिमांड को गिव अप कर दिया, उन्होंने अलग होने की मांग को खारिज कर दिया, और अब वो है ऑटोनॉमी ज्यादा डिमांड करने लगे हैं। रीजनल पार्टीज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आर नाउ एंटरिंग इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। तो कई नेता अब हमने देखे हैं जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, अब वो मेन स्ट्रीम में भी आ रहे हैं, नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से एक बदला सा जो है मंजर हमें देखने मिलता है रीजनल पार्टीज के केस में। पहले जो थे ओपिनियन अलग थे, फिर ओपिनियन धीरे धीरे चेंज हुए, और रीजनल पार्टीज ने हमेशा अपने रीजन से अलग कभी बात नहीं की, उनके रीजन के डेवलपमेंट को हमेशा प्राइमरी फोकस रखा है। बढ़ते हैं दोस्तों आज आगे और देखते हैं कौन सी मेजर रीजनल पार्टीज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिवसेना के बारे में। महाराष्ट्र की मेजर पार्टी हम इसे मानते हैं, और अभी तो जो सरकार है उसके अंदर शिवसेना का ही मुख्यमंत्री हमने देखा है माननीय श्री उद्धव ठाकरे के रूप में। तो शिवसेना एक मेन पॉलिटिकल पार्टी रही है महाराष्ट्र में, which was established in 1966। श्री बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में इस पार्टी का जन्म हुआ, और दोस्तों धीरे धीरे हिंदुत्व की ओर भी ये पार्टी बढ़ी। बीजेपी के साथ भी इस पार्टी का गठबंधन रहा कई वर्षों तक। हालांकि वो 2019 में आकर के इलेक्शंस के बाद टूटा, और अब जो है शिवसेना जो है ये ऑपोजिशन में चली गई, और कांग्रेस और एनसीपी के साथ महागठबंधन करते हुए इन्होंने अपनी सरकार बना ली। दोस्तों अब बात करें शिवसेना की, तो इनका ऑब्जेक्टिव जो रहा है शुरुआत से ही मराठी लैंग्वेज, मराठी अस्मिता, मराठी प्राइड के बारे में रहा है, और हमेशा से मराठी मानुस के मुद्दे पर ये आगे रही हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ Marathi people, promotion of Marathi language, resistance to the people from other regions, ये ऑब्जेक्टिव्स ज्यादातर शिवसेना के प्रखर रहे हैं। आफ्टर इलेक्शंस इन 2019 फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन अलायंस विद कांग्रेस पार्टी एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये करंट सिनेरियो है जिसमें मुख्यमंत्री भी हमारे शिवसेना के हैं। तो इस प्रकार ये सबसे पहली और मेजर रीजनल पार्टी है महाराष्ट्र की। बढ़ते हैं दोस्तों अगली मेजर रीजनल पार्टी की ओर। तो यहां पर हम देख सकते हैं शिरोमणि अकाली दल। दोस्तों ये पार्टी जो है पंजाब की प्रमुख पार्टी रही है, और कई वर्षों तक सत्ता में भी रही, चीफ मिनिस्टर भी रहे, बीजेपी के साथ गठबंधन में रह करके इस रीजनल पार्टी ने अपना जो वर्चस्व है वो पंजाब के अंदर कायम रखा। दोस्तों इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1920 में। अ प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी इन पंजाब, साथ ही साथ जो मकसद या ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं तो ये इट वाज अबाउट कल्टिवेटिंग रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी। जो कल्चरल जो आइडेंटिटी है उसको हमेशा से पंजाब के आगे लेकर जाने में अकाली दल का, शिरोमणि अकाली दल का बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों पंजाब के अंदर कई वर्षों तक पावर में रहे। हालांकि अभी कांग्रेस की सरकार पंजाब में देखने मिलती है, और शिरोमणि अकाली दल जो है वो सेकंड नंबर पर आ चुकी है, लेकिन पहले से ही एक प्रमुख दल के रूप में ये उभर कर आते रहे। बात करें अगली पॉलिटिकल पार्टी की, तो ये मेजर रीजनल पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक मेजर रीजनल पार्टी है, एस्टैब्लिश्ड इन 1932, और ये कश्मीर की ऑटोनॉमी, स्वायत्तता को बचाने के लिए हमेशा से आगे रहे हैं। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेटस, तो ये हमेशा इनका मुद्दा रहा है। हालांकि जब से आर्टिकल 370 को निकाल दिया गया
गया तब से इनकी पार्टी जो है वो थोड़ी सी पिछड़ रही है, लेकिन धीरे धीरे ही सही अब जो माहौल है कश्मीर के अंदर बदलने की सरकार जरूर कोशिश कर रही है। दोस्तों आगे बात करते हैं अगली रीजनल लेवल की पार्टी की, यह है असम गण परिषद। ये असम अग्रीमेंट जब साइन हुआ था 1985 में, तब जो था असम गण परिषद का बहुत जबरदस्त योगदान इसमें रहा था। प्रॉब्लम्स जो थे वहां के लोगों के, उसको समझने में असम गण परिषद बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई। साथ ही साथ राजीव गांधी जी के साथ बैठकें करके जो प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन निकाला गया वो भी असम गण परिषद के माध्यम से ही हुआ। और कहीं ना कहीं यूनिक कल्चरल जो लिंग्विस्टिक और सोशल आइडेंटिटी है असम की, उसमें असम गण परिषद का डेवलपमेंट का बहुत जबरदस्त योगदान रहा है। अज्यूम्स पावर इन असम फ्रॉम फॉर मेनी इयर्स, कई वर्षों तक असम गण परिषद का पावर रहा है। असम के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर बहुत बड़ी रीजनल पार्टी असम में मानी जाती है, तो ये एक बड़ी पार्टी असम गण परिषद नॉर्थ ईस्ट के अंदर असम से। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें हम साउथ रीजन्स की, तो यहाँ पे द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम ये जो पार्टी है ये बहुत जबरदस्त और बड़ी पार्टी मानी जाती है। कहीं ना कहीं तमिल आइडेंटिटी को प्रमोट करने में तमिलनाडु के अंदर डीएमके नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कहीं ना कहीं अगर बात करें नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की, तो उसकी शुरुआत भी डीएमके से ही हुई थी। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो 1944 से जस्टिस पार्टी केम टू बी नोन एज डीएमके, और 1944 में अ ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम दिस पार्टी and established another party that is DMK, द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम। और धीरे धीरे जैसे ये पार्टी आगे बढ़ती गई, इसमें कई स्प्लिट्स हुए, कई आपस में इंटरनल क्लैशेस हुए, और उसकी वजह से एक और इसमें से ही विंग निकल कर आई डीएमके से, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम। ये एक पार्टी बनकर के सामने आई जहां पर करुणानिधि और जयललिता जैसे बड़े लीडर्स देखने मिले, जिन्होंने तमिलनाडु के डेवलपमेंट, तमिलनाडु के विकास से रिलेटेड जो बातें थी वो देश के सामने रखी। प्रोटेक्शन ऑफ तमिल आइडेंटिटी, मेंबर ऑफ कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर फॉर सम इयर्स। तो एक अच्छा खासा यहां पर भी रीजनल पार्टी के रूप में काम डीएमके और एआईडीएमके ने किया। द पार्टी हैज सपोर्ट ऑफ वोटर्स फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इट वाज इन पावर फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड इंप्लीमेंटेड मेनी ग्रेट पॉलिसीज इन द पर्टिकुलर रीजन एज वेल। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमने देखा दोस्तों आज की इस वीडियो में। यहां पर दोस्तों एक चार्ट है जो हमें रिप्रेजेंटेशन इन विधानसभा बताता है। महाराष्ट्र के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बारे में ये एक चार्ट हमें शो करता है। सबसे पहले अगर बात करें शिवसेना की, 2009 के इलेक्शन में 44 सीट्स थी, और 2014 में मोदी लहर के अंदर शिवसेना की 63 सीट्स जो हैं विधानसभा के अंदर चुनकर के आ गए। इसके अलावा एमएनएस की बात करें तो ये भी एक जबरदस्त रीजनल पार्टी है, मराठी मानुष के मुद्दे पर ये भी आगे आती है। 13 सीटें थी 2009 में, 1 पर सिमट कर रह गए 2014 में। पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन महासंघ है। इसके अलावा आठवले की, रामदास आठवले जी की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, समाजवादी पार्टी है। अलग अलग सीटों का कंट्रीब्यूशन इनका अलग अलग विधानसभा के इलेक्शंस में रहा है। बात करें अगर रीजनल लेवल पर, तो हमारी बहुजन विकास अघाड़ी है, वसई विरार पालघर रीजन में, नालासोपारा रीजन में बहुत जबरदस्त काम करती है। 2 सीटें थी 2009 में, और 2014 के इलेक्शन में 3 सीटों पर विजयी हुए, बहुत जबरदस्त काम करते हैं हमारे रीजन में। इसके अलावा राष्ट्रीय समाज पक्ष 1 सीट 2009 में भी, 2014 में भी। इसके अलावा एआईएमआईएम के बारे में हम जानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2 सीटें 2014 में ये जीत कर आए थे। तो इस प्रकार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल लेवल पर काम करते हुए अपना दबदबा जो है मेंटेन करती हैं और रीजनल डेवलपमेंट को फोकस ज्यादा करती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इन सभी रीजनल पार्टीज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। इस चैप्टर के नोट्स जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। आपको लक्ष्य बैच के टेलीग्राम चैनल पर भी इसके जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।